नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का आज के इस वर्कशॉप में मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। मित्रों, आज ज्योतिष का ये सफ़र हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और सफ़र शुरू करने से पहले मैं ईश्वर को नमन करना चाहूँगा और अपना छोटा-सा एक परिचय देना चाहूँगा। तो आप सभी से मैं अपना परिचय एस्ट्रोलॉजर के तौर पर मैं कराना चाहूँगा और एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में मैं पिछले कई वर्षों से कार्यरत हूँ। मैं उन सभी गुरुओं को भी नमन करता हूँ जिनसे मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है। मैं इस विज्ञान में काफ़ी समय से कार्यरत हूँ और लगभग सभी इसके जो फील्ड्स हैं उस पर मैंने उसकी शिक्षा ग्रहण की है और मैंने कई गुरुओं से इसकी शिक्षा प्राप्त की है। तो मैं अपने सभी गुरुओं को जो भी जिनसे भी मैंने कुछ भी प्राप्त किया है उन सभी को मैं नमन करना चाहूँगा। मित्रों, आप लोगों से थोड़ा-सा एक निवेदन है कि अगर आप लोगों को कुछ कहना हो तो अनम्यूट करें, अदरवाइज़ अपने आप को फिर से म्यूट कर लें। तो उससे क्या होगा कि डिस्टर्बेंस नहीं होगी और डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है? तो इसमें अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने अभी एक फेयर लगाया था नक्षत्रा में, दिल्ली में। तो मैंने दिल्ली में 9 दिन का एक फेयर लगाया था और मैंने 218 से अधिक कुंडलियों का वहां पर विश्लेषण किया है। हर तरह के लोग आए थे, हर तरह के लोगों का जो है, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, छोटे हों, बड़े हों, हर तबके के लोगों से मुलाकात हुई और उनसे वहाँ पर जो है उनके जो कुंडलियाँ देखी हैं उससे काफ़ी एक्सपीरियंस भी गेन किया और उनको उत्तर प्रदान करके पूरी तरीके से संतुष्टि भी जो है उनको दी है। तो इस तरह से जो है मेरा ये सफ़र रहा है और सिर्फ ये 9 दिन का ही सफ़र मैंने आप सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस रखा है। तो जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है और जो भी शिक्षा प्राप्त की है उन सभी को लेकर के मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आज जिस प्लेटफॉर्म पर हम सभी एकत्र हो रहे हैं उसका नाम लर्न विद एस्ट्रोयस है, जहां आप घर बैठे आप अपने ज्योतिष की विद्या को सीख सकते हैं और वो भी सिर्फ थोड़े से समय में। तो हमने जो कोर्स डिजाइन किया है इसमें आप जो है 49 आवर्स दे करके आप एस्ट्रोलॉजी की पूरी नॉलेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो एस्ट्रोलॉजी की एक रूट है उसे कंप्लीट कर सकते हैं और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने गुरुओं द्वारा प्राप्त आशीर्वाद और अब तक एकत्र किए हुए सभी ज्ञान के अनुसार मैं आप सभी को ज्योतिष के बारे में बताने जा रहा हूँ। ईश्वर हमें प्रेरणा दे और ईश्वर को प्रणाम करते हुए मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा। मित्रों, यदि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं और विद्या की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं माता सरस्वती को सबसे पहले नमन करना चाहूँगा और एक छोटा सा श्लोक मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वाम धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थात अगर आप लोग अपने आप से म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज ब्रेक हो जाता है फिर, तो कंटिन्यूटी बनी रहे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दें। तो इस श्लोक का अगर अर्थ हम समझें तो विद्या से हमें विनय की प्राप्ति होती है और विनय से पात्रता आती है और पात्रता से धन अर्थात संस्कार मिलता है। अब धन से ही जो धर्म है वो भी प्राप्त होता है और धर्म से ही सुख की भी प्राप्त होती है। अर्थात अगर संस्कार होगा तो ही हम धर्म का भी पालन करेंगे और तो ही हम जो है ईश्वर की भी जो शरण है उसमें जाने की जो अपनी क्षमता है उसे हम विकसित कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ दान यदि कोई है तो वो विद्या का दान है, जिसे हम मनुष्य एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे को देने की क्षमता भी रखते हैं और हम देते भी हैं। आज आप सभी का जो सफर शुरू हो रहा है यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप सभी एक आचार्य के रूप में ये सफर का अंत करें, अर्थात
ज्योतिषाचार्य बन करके ही आप इस सफर का अंत करें। अब यहाँ पर अगर ज्योतिष की बात होती है तो सर्वप्रथम मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ज्योतिष है क्या चीज, क्यों वो किसी भी व्यक्ति के भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल की सटीक गणना करता है। तो आइए इस प्रश्न को जानते और समझते। मैं एक बात यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि संपूर्ण ज्योतिष वेदों की ही देन है और वेदों के द्वारा ही इसकी जो सभी रूट्स हैं वो भी निकली हुई हैं। इसीलिए वेदों के 6 अंगों में ज्योतिष का अपना महत्व है और छठा अंग वेदों का ही है। तो ज्योतिष की अगर हम 6 अंग की बात करें तो इसमें आपके जो उसके जो महत्व होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमने जो आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया है वो भी वेदों के द्वारा प्राप्त किया है और वेदों के 6 अंग हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 अंग होते हैं। छठा अंग हमारा ज्योतिष है, इसीलिए वेदों में ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, जो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ, आने वाले समय का कैलकुलेशन कर सकता है, बीते हुए समय का कैलकुलेशन कर सकता है। ये ठीक हमारी जैसे आंख होती है, हमारी दृष्टि होती है, वो चीज़ों को देखती है, एनालाइज करती है और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट निकालती है कि ये चीज़ हमारे लिए कैसे होगी। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष के द्वारा भी हम इसी तरह से एनालाइज करते हैं चीज़ों को, लोगों के जीवन के विषय में चीज़ों को एनालाइज करते हैं। व्यक्ति की उम्र चाहे जो हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जैसा भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, अमीर हो, गरीब हो, हर व्यक्ति को अपने बारे में जानने में बड़ी इच्छा होती है। आने वाले समय को कैलकुलेट करके हम उसके बारे में, उसके मार्ग का दर्शन कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिषाचार्य बनने जा रहे हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। आगे क्लासेस में जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे हम आपको गाइड भी करते जाएंगे और जो हमारे गुरुओं ने हमें गाइडेंस दी है उसके द्वारा भी हम आपको बताते जाएंगे। मैं एक निवेदन सभी से करना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपनी वीडियोस को ऑन कर लें तो थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा हो जाएगा और चीज़ों को बताने में भी अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियोस को ऑन कर लें और प्रॉपर जैसे क्लास में बैठते हैं अगर वैसे आप फॉर्मली बैठें तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बताने में थोड़ा और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, आप लोगों का रिएक्शन भी दिखेगा। तो मेरा ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। अब यहाँ पर ये मिनिमाइज नहीं हो रहा है ठीक है। तो वेलकम टू जर्नी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। श्री गणेशाय नमः के साथ इस जर्नी को शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं कि जैसा मैंने अभी आप सभी से कहा कि एस्ट्रोलॉजी, आप एक बरगद का पेड़ ले लें तो उसकी जो जड़ है वो एस्ट्रोलॉजी है, वो आपका ज्योतिष है और जड़ की तरह ये नीचे की तरफ फैला होता है। तो आप इसी तरह से आप एस्ट्रोलॉजी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं और इससे निकलने वाली जो दूसरी रूट्स हैं वो वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड रीडिंग है, या इस जैसे जो भी रूट्स हैं इनका जो आधार बनेगा वो ज्योतिष ही बनेगा। तो यहाँ पर आप ज्योतिष को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बाकी जितने भी रूट्स हैं उसे समझने में बहुत आसानी होगी। प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या चीज है? तो क्या एक जब चार्ट बनता है तो उसमें हम किस तरह के प्रिंसिपल यूज करते हैं और जब प्रेडिक्शन देते हैं तो उस तरह उसको वहां पर हम किस तरह का प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये 3 पार्ट में ABC में हम ये पूरा जो है वर्कशॉप रखेंगे, जिसमें हमारा ये पहला पार्ट है A पार्ट, जहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी है क्या चीज, और उसके बाद B पार्ट आएगा जहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे कि एक जन्म कुंडली बनती कैसे है, और उसके बाद एक जो C पार्ट आएगा जहां पर हम देखेंगे कि हमारे जितने भी लाइफ के इवेंट हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम इस पूरे वर्कशॉप को करेंगे और यहाँ पर हम पहले शुरुआत करते हैं अपना पहला पार्ट यानी A पार्ट का।
तो यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारी जन्म कुंडली है उसको बनाने के समय में जो समय है, स्थान है, उसका निर्धारण होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब एक जन्म कुंडली बनाने के लिए पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर को तो 3 चीजों चाहिए। पहला, व्यक्ति का जन्म का डेट ऑफ बर्थ चाहिए। दूसरा चाहिए जब आपकी जो है जन्म हुआ है उस समय का समय चाहिए। और तीसरा चीज चाहिए जो प्लेस है। तो यहाँ पर टाइम, प्लेस और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजों से किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली का निर्माण होता है। और यहाँ पर वही बात कही गई है कि प्रत्येक कुंडली कारकों का एक जटिल संयोजन, समय और स्थान में एक विशेष निर्धारण और समकालिक क्षण का एक ग्राफिक चित्रण, जब सौर मंडल के ग्रहों की चाल और दृष्टि संबंध एक अद्वितीय पैटर्न बनाते हैं। यहाँ पे दृष्टि संबंध जो बताया गया है वो एक दूसरे ग्रहों से दृष्टि का संबंध बताया गया है। और जो चित्रण क्षण, एक ग्राफिक चित्रण लिया गया है, वहां पर जो उनकी मूवमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मूवमेंट के बारे में बताया गया है कि वो हम उसी का एक पिक्चर की तरह बनाते हैं। अब यहाँ पर हम एक चित्र से और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक बच्चे का जन्म हुआ है। अब इस बच्चे के जन्म के समय में ये ग्रहों की स्थितियां हैं, जो भी ग्रह जहां पर भी मौजूद थे उन्हीं का एक फोटो आप समझ सकते हैं कि ले लिया है। 360 डिग्री का ये ज़ोडिएक होता है और 360 डिग्री का हमारा ये बर्थ चार्ट होता है। तो ये 360 डिग्री आप पूरा हम इसमें जो भी ग्रह होते हैं हमारे, जहां पर भी जिस पोजीशन में होते हैं, उनका जो भी एक दूसरे से दृष्टि संबंध होता है वो सभी हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऋषि मुनियों की ये हमारे अनोखी देन है, क्योंकि ऋषि मुनियों से हमारे गुरुओं के द्वारा और हमारे गुरुओं से हमारे जो जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है, ये एक क्रम चलता चला आया है और इसी क्रम से हमने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की है। प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। म्यूट कर लीजिए प्लीज। आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों की जितनी भी ये डिटेल्स है ये सीधे YouTube पे लाइव चल रही है। तो जो लोग यहाँ पर नहीं जुड़ पा रहे हैं वो लाइव पर भी जुड़ सकते हैं, जिनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। भैया एक मैसेज डाल दिया है YouTube के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा एक अगला फिर सवाल आता है कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। तो एस्ट्रोलॉजी का कार्य किस प्रकार का होता है और वो कैसे काम करती है। तो अगर इसे समझें तो बहुत छोटे से समय शब्दों में हम समझ सकते हैं इसको कि जो हमारे रिलीजियस है, हमारे धर्म है, हमारे प्रार्थनाएं हैं, हमारे इमोशनल थॉट प्रोसेस है, मेंटल थॉट प्रोसेस है, हमारी जो बॉडी है, जो भी चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, चाहे विजिबल हो और चाहे इनविजिबल हो। जैसे प्रार्थना ले तो वो इनविजिबल है, वो प्रार्थना विजिबल नहीं होती है, लेकिन हमारे शरीर की वाइब्रेशंस निकलती हैं और उस वाइब्रेशन से जो भी हमारे अंदर कमी होती है, जब जो भी बात कहना चाहते हैं, सामने वाला उस वाइब्रेशन को समझ लेता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो नजरें होती हैं जब एक दूसरे से मिलती हैं तो सिर्फ नजरें ही बात करती हैं, और उसका भी परिणाम आपने जरूर फील किया होगा अपने लाइफ में। तो इसी प्रकार से जो भी चीजें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं वो सभी आधार बनती हैं ज्योतिष का। तो उसी के आधार पर ज्योतिष कार्य करता है। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी हमें बहुत तरीके की मदद भी कर सकता है। तो इसमें हमारी जो पर्सनालिटी है इसको इम्प्रूव कर सकता है, डिप्रेशन के कंट्रोल कर सकते हैं, एंजाइटी और फियर जैसी प्रॉब्लम्स को भी हम जान करके, समझ करके और उस पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें, यहाँ पर हम उसके विषय पर भी अच्छा काम कर सकते हैं। एग्रेशन को जहाँ कहाँ हमें एग्रेसिव होना चाहिए, कहाँ हमें अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब क्रोध आता है तो चिल्लाने के लिए आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उस वक्त आपको चुप रहने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ती है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि आपको अगर एग्रेशन हो तो आप चुप रहने के लिए अपना पूरा जोर लगाएं, ना कि आपको चिल्लाने के लिए।
तो इसका आप जो है कब आपको एग्रेसिव बिहेवियर अपनाना चाहिए और कब आपको एग्रेसिव अपने जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल करके चीजों को समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, ज्ञान से ही हर समस्या का समाधान निकल सकता है। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर समस्या का समाधान भी नहीं निकल सकता। ज्योतिष हमारे जीवन को बदलने की भी क्षमता रखती है। ज्योतिष के द्वारा आप स्वयं के और दूसरों के मार्गदर्शक बन सकते हैं और यही जो है हमें सही रास्ते का चुनाव करने में भी मदद करती है। आप अपने भी मार्गदर्शक बन सकते हैं, अपने जो खास रिलेशन हैं उनके रिलेटिव्स के भी मार्गदर्शक बन सकते हैं, अपने जानने वाले अपने अड़ोसी पड़ोसी के भी मार्गदर्शक बन सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसका प्रोफेशनली आप इसको यूज करते हैं तो आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी आप मार्गदर्शक बन सकते हैं। किसी की कुंडली पूरा भविष्य कहती है और आप उसको सही डायरेक्शन दे करके आप उसे कंफ्यूजन की स्थिति से भी बाहर निकाल सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि अगर कोई कंफ्यूज है तो किस तरह से हम उसे जो है डील करते हैं। यहाँ पर आप एक बच्चे को देख रहे हैं। इस बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े या आर्ट्स पढ़े। तो यहाँ पर आप सभी को, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आने वाला समय देखिए, वर्तमान समय हो सकता है टफ हो। जीवन उतार चढ़ाव से ही निर्मित होता है। अगर उतार चढ़ाव ना हो तो जीवन में रस नहीं आएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए अगर मेहनत ना करनी पड़े तो उस सफलता का कोई मोल नहीं रह जाता। तो यहाँ पर समय हो सकता है कि इस बच्चे का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो, तो यहाँ पर आप गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें। आपने इसका समय देखा, आने वाला समय इसका कैसा है, और अगर इसका आने वाला समय साइंस से जुड़ा हुआ है तो आप साइंस आप गाइड कर सकते हैं, कॉमर्स से जुड़ा हुआ है तो कॉमर्स गाइड कर सकते हैं, आर्ट से जुड़ा हुआ है तो आर्ट इसको सजेस्ट कर सकते हैं। भाई सिविल सर्विसेज की आपके अंदर क्षमता है तो आप आर्ट साइड लेकर के पढ़ें, या फिर आप अकाउंटेंसी में बहुत रुचि रखेंगे तो आप कॉमर्स लेकर के पढ़ें, या फिर आप ऑपरेशन करने की क्षमता रखते हैं तो आप साइंस लेकर के पढ़ें और बायो लेकर के पढ़ें। तो आप इस तरह से इसको गाइडेंस दे सकते हैं। इसका कंफ्यूजन दूर हो सकता है और इस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है। इस व्यक्ति के अंदर अपने प्रोफेशन को लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जॉब करे, बिजनेस करे या फिर फ्रीलांस का काम करे, ये तीन दरवाजे में ये कौन से दरवाजे में जाए उसको समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये कंफ्यूज है कि इसे क्या करना चाहिए। क्या जॉब और बिजनेस दोनों कर सकता है या फिर जॉब करके उसके साथ फ्रीलांस का भी काम कर सकता है। थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हम डिस्कस करते रहेंगे और आप लोगों को समय समय पर गाइडेंस देते रहेंगे। अब यहाँ तक का सफर हमने तय किया। क्या आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिखना चाहेंगे कि आप लोगों का यहाँ तक का सफर कैसा लगा? शुभम बंसल जी, अच्छा लगा, आगे चलिए। बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग, गुड, थैंक यू। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मेरा भी जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से लाइव आने का ये पहला एक्सपीरियंस है। यूट्यूब पर मैं आज पहली बार लाइव आया हूँ, इसलिए अगर कोई गलती हो जाती है तो आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं एस्ट्रोलॉजी के। तो एस्ट्रोलॉजी हमें किस तरह का जो है बेनिफिट्स दे सकती है। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी? तो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा
अगर हम एक शब्द में और एक लाइन में बोलें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से हम किसी भी सवाल का जवाब ले सकते हैं। आप सभी को मैं आगे लेकर के चलता हूं और देखता हूं कि किन किन सवालों के जवाब मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने बहुत थोड़े से सवालों को जो है वो रखे हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट वहां पर सवालों की है, जो ज्योतिष के माध्यम से हम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो किसी के व्यक्ति का नेचर जान सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, कितना वो अर्निंग करने की कैपेसिटी रखता है, उसकी एबिलिटी अपने काम करने की जो क्षमता है वो कितनी है, उसके अंदर हिडन स्किल क्या है, क्या वास्तव में। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लूंगा सोशल कनेक्टिविटी का, कि अगर कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसका ये देखेंगे कि कितना मेहनत करने की क्षमता है, कितनी उसके अंदर एक्टिविटी है और कितना लोगों से इंटरेक्ट होता है। तो यहाँ पर सोशल कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा है। अगर सोशल कनेक्टिविटी है नहीं तो वो पॉलिटिक्स में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से मैरिज अगर किसी की बहुत लेट हो रही है तो उसका रीजन क्या है, रिलेशनशिप में बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। हम अगर किसी भी समस्या का कारण जान लें तो उस समस्या का कारण, उसका निवारण करके हम उस समस्या को समाप्त कर सकते हैं, उस समस्या में जो उतार चढ़ाव है उसको कम कर सकते हैं। किसी के लव लाइफ में बहुत ज्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं तो रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो बेचारा परेशान रहेगा कि भाई हमारा क्यों ब्रेकअप हो रहा है। तो ज्योतिष और उसकी जन्म कुंडली बताएगी कि ब्रेकअप क्यों हो रहा है। अगर वो उस पर काम करके और रेमेडीज करती है उसका या करते हैं तो यहाँ पर उसके रिलेशनशिप मेंटेन हो सकते हैं। उसका इमोशन कैसा है, सेंसिटिव है, अग्रेसिव है, किस तरह का उसका जो इमोशन है वो देखने को मिलता है। ये भी उसका बर्थ चार्ट बताता है। उसकी साइकोलॉजी कैसी है, उसका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा होगा, इन सभी के बारे में आप जान सकते हैं। मैं और लंबी लिस्ट लगा सकता हूं लेकिन यहाँ पर टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। आगे हम जैसे जैसे क्लास पढ़ाएंगे इसमें हम इसकी डिटेल में जब पढ़ेंगे और समझेंगे तो यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे कि कैसे हम किसी भी सवाल का जवाब लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक बार में ऐसा नहीं कि सब चीज एकदम पिटारा खोल दिया। धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और उसको प्रैक्टिकल यूज करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया प्रैक्टिकल यूज करना भैया। तो आप अपने लाइव चार्ट को लगाएंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, जो समस्या होगी उसमें सवाल करेंगे और जवाब मिलेगा आपको। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने जॉब को चेंज करना चाह रहा है, तो अब आगे आने वाला समय उस जॉब के लिए चेंज करने के लिए अच्छा समय है या उसको ऑब्स्टेकल फेस करनी है। अगर आप हाँ बताएं, बताएं शुभम जी। एक चीज बताइए। हाँ, अगर आपका बर्थ चार्ट में हाँ, शनि है और बुध है, शुक्र है, जैसे हाँ, वो गुड रिजल्ट दे रहा है, हाँ, भाग्य स्थान पे बैठा है 11th हाउस में, ठीक है, तो उसके लिए बस ये जैसे नीलम हो गया, ये हो गया, ये पन्ना, सवाल ये जवाब हम नहीं हो क्लास के सकता। लास्ट में लेंगे ना, सवाल जवाब हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। आप लास्ट में पूछिएगा, मैं फिर बता दूँ, ठीक है। कोई नहीं। अभी थोड़ा सा ये चल जाए, फिर उसके बाद वर्कशॉप के लास्ट में हम सवाल जवाब देंगे। नहीं मन में आया प्लीज उसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। हाँ हाँ नोट कर लीजिए, फिर लास्ट में पूछिएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो इसमें जो जॉब चेंज करने का समय है, तो ये क्या वास्तव में उसको जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर वो जॉब चेंज कर रहा है और उसको आगे आने वाला समय ऑब्स्टेकल देगा तो हो सकता है कि उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आप अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मैरिज की प्रॉब्लम वो मैंने पीछे डिस्कस की है आपसे, और आगे हम आगे आने वाले समय में भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं एस्ट्रोलॉजी के। अब नुकसान कैसे हैं, तो मुझे सिर्फ दो ही तरीके इसके दिखाई देते हैं कि किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप नुकसान देखें तो केवल दो तरीके हैं कि अगर आप कोई गलत प्रेडिक्शन करें
यानी जो कुंडली कह रही है वो ना समझ करके जो आपके मन में है सिर्फ आप उसको ऊपर रखें, तो यहाँ पर एक गलती ये हो सकती है। दूसरा, अगर आप जानबूझ करके किसी को मिसगाइड कर दें तो भी ये गलत है। एस्ट्रोलॉजी इन्हीं दो तरीके से हार्म पहुंचा सकती है, अदरवाइज ज्योतिष किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाता। वो एक दृष्टि है, और दृष्टि के लिए आप ये समझ सकते हैं कि आंखें कभी किसी के लिए नुकसान नहीं पहुंचाती, जब तक वो गलत देखें ना गलत कहें। यहां पर मैं आप सभी से, अब जो हमारा बी पड़ाव है वहां पर हम पहुंच गए हैं कि अब एक कुंडली का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि हमारे जो ग्रह हैं वो कितने हैं। क्या आप सभी बताना चाहेंगे कि हमारे कितने ग्रह हैं? लव पटेल जी 9 ग्रह, अविनाश 9 ग्रह, गौतम जी 9, अरे वाह, रवि शर्मा जी 9 ग्रह, मेनली 6 एंड टोटल 9। अच्छा 6 कैसे हैं? क्या ये थोड़ा सा आप लिखेंगे कि 6 कैसे हैं? भाविका जी 12, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूं। राहु एंड केतु शैडो ग्रह हैं, बिल्कुल सही। लव पटेल जी ने बिल्कुल सही लिखा कि शैडो ग्रह हैं, इसलिए ग्रह तो हम इन्हें नहीं लेते हैं, इन्हें पॉइंट्स के तौर पर लेते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे 7 मेन, 2 छाया, बिल्कुल सही। इन्फिनॉक्स गौतम 7 बट 2 इंडियन, ठीक है। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो आज के समय में 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। 12 ग्रह क्यों होते हैं उसके बारे में भी हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। जब हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो हम प्लैनेट्स के बारे में उसके सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, हम कौन सा प्लैनेट किस तरह का रिजल्ट देता है और क्यों हमें उस प्लैनेट को कंसीडर करना चाहिए, एक लॉजिकल आंसर के साथ। देखिए पहले तो जो चीज़ों ने ऋषि मुनियों ने हमें बताई है और हमारे गुरुओं के द्वारा वो एज इट इज मिलता चला आ रहा है, यानी जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन है तो सन को सन, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है जिनमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, ना उसका लॉजिक दे सकते हैं, ना ही कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अधिकतर चीज़ों का लॉजिकल आंसर दे सकते हैं, जिसका दे सकते हैं उसका आपको लॉजिकल आंसर जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर 12 ग्रहों को कंसीडर किया जाता है। जो हमारे मुंडेन इवेंट्स होते हैं उनके लिए हम जो है हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं जो काम करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने ग्रह और कितने जो है राशियां होती हैं। अब इसमें देखिए प्लैनेट्स हो गए हमारे, हाउस हो गए और साइन हो गए। तो अगर आप सभी को हमारे पीछे ये बना हुआ चार्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है प्रॉपर? तो इस चार्ट को अगर देखें तो यहाँ पर 12 भाव लिखे हैं और 12 इसमें जो है साइन होते हैं, और 12 ही यहाँ पर हम प्लैनेट कंसीडर करते हैं, जिसमें 2 पॉइंट जैसा कि लव जी ने बताया या आप लोगों ने बताया सबने, ये कंसीडर करते हैं, और ये टोटल 36 का आंकड़ा बनता है, और इसी 36 पे सारी प्रेडिक्शंस होती है। अब इन्हीं 36 के कैलकुलेशन के आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो जैसा मैं आप सभी को यहाँ बोर्ड में दिखा रहा था, शायद ना देख पाए क्योंकि स्क्रीन शेयर हो रही है, और जो यूट्यूब पर भी हैं वो भी नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए मैं स्क्रीन यहाँ पर ये शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पर मेरा कर्सर है, ये फर्स्ट हाउस है, और जो आपका सेकंड हाउस है वो ये है, और थर्ड हाउस आपका यहाँ पर है, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। जैसा अभी शुभम जी पूछ रहे थे कि उनके 11th हाउस में कुछ प्लैनेट्स हैं, तो उसकी बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन इसी प्रकार से हम हाउस के अकॉर्डिंग हम अपने प्लैनेट्स को जो है वो देखते हैं, और कौन से प्लैनेट किस हाउस में बैठे हुए हैं वो हमें कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, इसी को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक नंबर भी लिखा हुआ है। तो नंबर क्या करता है? नंबर हमारा जो राशि है वो डिनोट करता है। तो हमारे लग्न की जो राशि है, ये फर्स्ट हाउस को ही हम लग्न बोलते हैं, इंग्लिश में उसे असेंडेंट बोलते हैं, और हिंदी में उसे लग्न बोलते हैं।
ये कुंडली, जन्म कुंडली भी 2-3 तरीके की बनती है। हम आगे उसको डिस्कस करेंगे कि किस-किस तरीके की कुंडली बनती है और हमारे साउथ इंडिया में कैसी कुंडली होती है, नॉर्थ ईस्ट में कैसी कुंडली होती है, वेस्टर्न में कैसी कुंडली बनती है और जो हमारे इंडिया है, ये हमारे नॉर्थ इंडियन चार्ट है, ये कुंडली कैसी बन रही है। तो हम यहाँ पर इसी को पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर यही कुंडली लगाई है, लेकिन आगे हम सारी कुंडलियों के विषय में भी बात करेंगे अगली क्लास में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सजिटेरियस यानी धनु राशि आएगी। अब यहाँ पर जो दूसरा भाव है, यहाँ पर मकर राशि है, तीसरा भाव हमारा कुंभ राशि है, चौथे भाव में मीन राशि है, पांचवें में आपके जो है मेष राशि है, छठे में वृषभ राशि, सातवें में मिथुन राशि है, आठवें में हमारी जो है कर्क राशि है। और इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस चीज को समझेंगे कि जो राशि है वो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इसे हिंदी में समझते हैं और बहुत से लोग इसे इंग्लिश में समझते हैं। तो इसका हमें दोनों आना चाहिए। ये हम अगली क्लास में हम सबसे पहले राशि और प्लैनेट्स ही पढ़ेंगे। प्लैनेट्स भी हमें हिंदी और इंग्लिश में आने चाहिए कि हम वीनस को जो है शुक्र बोल रहे हैं, शुक्र ग्रह, तो दोनों हमें आने चाहिए। अगली क्लास हमारी प्लैनेट्स के ऊपर ही होगी। और यहाँ पर अगर देखें तो 10th हाउस में हमारे विर्गो साइन है यानी कन्या राशि, और 11th हाउस में तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन है। 12th हाउस में हमारी वृश्चिक राशि है यानी कि स्कॉर्पियो साइन। तो इसी तरीके से ये हाउस फिक्स हैं, हाउस नहीं बदलेंगे, हाउस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रहेंगे, लेकिन साइन ये बदलते जरूर रहेंगे। अब ये कैसे बदलेंगे और कैसे इनका जो है हम तय करते हैं कि कौन सी साइन है, ये हम आगे पढ़ेंगे और अगली क्लास में ही हम इस चीजों को ये समझेंगे। तो अगली क्लास हमारी काफी इंपॉर्टेंट होगी और अगली क्लास में हम पूरी कुंडली को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका जो शुरुआत है वो हम यहाँ से करेंगे। बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बहुत जल्दी चलने की जरूरत है। चार्ट इज नॉट विजिबल। क्या आप लोगों को चार्ट नहीं दिख रहा है क्या? इट्स विजिबल। विजिबल है। तो राधा कृष्णा जी ने लिखा है कि नहीं विजिबल है? अब ये हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट ही हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये हमारा प्रथम भाव हो गया, ठीक है, जिसको हम तन भाव कहते हैं यानी लग्न का भाव। द्वितीय भाव हमारा धन का भाव होता है। अगर आपको फाइनेंस देखना है तो आप यहीं से देखेंगे। अगर आपको अपने छोटे भाई बहनों के विषय में जानना है तो यहाँ पर हम तृतीय भाव का ही यूज करेंगे और उसी से हम इसको निकालेंगे। चतुर्थ भाव हमारे सुख का होता है, हमारे वाहन का होता है, हमारी प्रॉपर्टी का होता है, तो हम चतुर्थ भाव से हम इन सब चीजों को देखेंगे। पंचम भाव हमारी संतान भाव होती है, तो हम संतान के विषय में जब बात करेंगे तो हमारा पंचम भाव ही सबसे महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। षष्ठम भाव हमारा रोग, रिपु और ऋण का भाव होता है। अगर आप अपनी इंडस्ट्री में बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको छठे भाव को जरूर देखना चाहिए कि क्या आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सप्तम भाव हमारा कलत्र भाव यानी हमारा जो पार्टनर होता है उसका भाव होता है, हमारे जो लाइफ पार्टनर होता है, हमारी पति पत्नी का भाव होता है। तो अगर मेल है तो पत्नी और फीमेल है तो पति का भाव देखेंगे। अष्टम भाव हमारा आयु का भाव होता है। तो अगर हमें आयु अपनी देखनी है और कितनी स्मूथ आयु चलेगी तो यहाँ पर हम अष्टम भाव को ही कंसीडर करेंगे। नवम भाव हमारा भाग्य भाव होता है। अगर हमें भाग्य को या भाग्य का सपोर्ट चाहिए तो हमें नवम भाव से ही उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। दशम भाव हमारे कर्म का भाव होता है और दशम भाव हमारे कर्म का भाव होने से हम जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो या हमारे दूसरे भी हों, तो सबसे ज्यादा यहाँ प्रोफेशनली हम इस भाव को यूज करते हैं, क्योंकि हम कर्म करते हैं तो उसका फल की भी इच्छा रखते हैं। तो हम दशम भाव से ही इसको कैलकुलेट करते हैं। YouTube में जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं शायद सभी के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन प्लीज आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप YouTube में कमेंट करते रहें और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से मिल करके और आप सभी के सामने आकर के। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कमेंट करने के लिए। अब एकादश भाव हमारे लाभ का भाव होता है। तो अब आप दशम भाव को नेम फेम पोजीशन समझ सकते हैं और हमारे एकादश भाव हमारा गेन का भाव होता है। तो आप ये समझिए कि सभी भावों में, सभी भावों के जो पिता होते हैं वो हमारे लाभ भाव होते हैं, क्योंकि आज हम दुनिया में हम सफल होना चाहते हैं तो बिना एकादश भाव के हम सफल नहीं हो सकते।
द्वादश भाव हमारे खर्च का भाव होता है। तो अगर आप एक कुंडली में लड़के लड़की का कुंडली मिलान कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट द्वादश भाव होगा, क्योंकि अगर द्वादश भाव है बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उस व्यक्ति का खर्च भी बराबर बना रहेगा। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द्वादश भाव कहीं कहीं पर। उसके अलावा भी और भी इसके सिग्निफिकेंस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, और इसके जब सभी एट्रीब्यूट्स पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कुंडली में हम किस प्रकार से इन भावों को देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर हो तो चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक कुंडली का यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं, अब इसमें देखें तो प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है। तो आप सभी ये बताएंगे कि ये 2 नंबर कौन सा भाव है। मैंने अभी आप सभी को बताया था कि जहां 2 नंबर लिखा होगा वो कौन सा भाव आएगा। भाव तो ये 1 नंबर आएगा, राशि कौन सी आएगी? हाँ, लगना आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रोहित जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया और लव जी ने भी सही जवाब दिया। ये वृषभ राशि आएगी, और वृषभ राशि में सूर्य और बुध की पोजीशन है। तो सन और मरकरी यहाँ पर बैठे हैं। अब हम इसको कैसे बिठाते हैं, इसको अगर आप समझें तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले इसमें ये देख लीजिए कि यहाँ पर आपका लग्न वहीं पर है, पहला भाव में ही, और ये पहला भाव भी पहले भाव में ही है, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, भाव वहीं पर फिक्स रहेंगे, राशियां जरूर बदलेंगी। कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है, हम उसको उसी भाव में बिठाएंगे। यानी हमारा जब लग्न बनेगा तो हमारे लग्न पर कौन सी राशि आ रही है, और जो ब्रह्मांड है, जो जोडियक है, जो चक्र है, वहां पर हमारी कौन से राशि में कौन से ग्रह हैं, उनको हम सीधे इस 360 डिग्री की जन्म कुंडली में हम लिख देंगे। अब कैसे लिखेंगे, इसको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारा एक जो है कॉम्बो कोर्स जो हम आज शुरू कर रहे हैं, ये हमारा पहला जो कॉम्बो कोर्स है, इसको हम लेकर के आए हैं। सुंदर जी, अगर आप अपने जो है, सुरेंद्र जी, अगर आप म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस पर डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो रहा है। थैंक यू। और भी जिनका माइक खुला है प्लीज म्यूट कर लें, म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। अब कॉम्बो कोर्स यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, जिसमें हमारा जो पहला जो पार्ट होगा वो गणित का पार्ट होगा, और दूसरा जो पार्ट होगा वो हमारा प्रेडिक्टिव पार्ट होगा, जिसमें हम फलित का जो है प्रेडिक्शन का पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गणित में क्या पढ़ेंगे और फलित में क्या पढ़ेंगे, एक नज़र हम इस पे डालते हैं। तो पहले गणित पे डाल लेते हैं कि हम गणित में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे और गणित पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं आज के समय में, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, आप कहीं से भी अपनी कुंडली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक नहीं कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हमारा जो फाउंडेशन है वो कैसे हुआ है। ये एक पहला स्टेप होता है कि जहां पर आप इस बच्चे की तरह देख सकते हैं कि आप ये धीरे धीरे स्टेप बना रहा है और धीरे धीरे ये यहाँ पर चढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर फाउंडेशन मजबूत होगा तो आपकी सीढ़ी इसी फाउंडेशन पे ही टिकी रहती है। तो इसलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है। कुंडली कैसे बनती है इसे जानना जरूरी है। तो हम सिर्फ उन्हीं बातों को यहाँ पर लेंगे जो वास्तव में हमें जरूरी है और जितना हमें पढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। जो पढ़ने की जरूरत नहीं है उसकी जरूरत भी मैं नहीं समझता हूँ। तो इसलिए फाउंडेशन में मजबूती सरिया से आती है, सीमेंट से आती है, तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमारा सोलर सिस्टम जिसके विषय में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे काम करता है और किस प्रकार से वो हमें जो है हम कुंडली में कैसे उसको लेकर के आएंगे। तो हमारा सोलर सिस्टम और उसमें सभी मौजूद ग्रहों का जब वर्णन पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम और उसकी जो गति होती है, यानी कौन सा ग्रह कितनी गति से घूमता है, क्योंकि जब आप दशा बनाएंगे तो आपको ये चीजें जरूरी हो जाएंगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मून है वो कितनी गति से मूव कर रहा है। जब आप उसकी गति निकालेंगे तो उसी से आपका दशा भी कैलकुलेट होगा कि हमें बर्थ के समय में कौन सी दशा मिली है, और उसी से बाकी सभी जो ग्रहों की दशा है वो मिलते हुए आपको दिखाई देगी। सोलर सिस्टम में मौजूद जितने भी प्रकार के नियम हैं जो आज के समय में हमारे लिए जरूरी हैं, उन सभी की बात हम यहाँ पर करेंगे।
हमारे सोलर सिस्टम की खासियत क्या है। तो पहले सोलर सिस्टम एक नज़र ज़रूर देख लेते हैं। ये आपको एक 3D इमेज मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो है ये सूर्य की पोजीशन आपके यहाँ पर बनी हुई है। ये सूर्य है हमारे ब्रह्मांड में। ये सबसे बड़े तारे नहीं हैं, ये ब्रह्मांड में एक मीडियम साइज का तारा है। तो इनसे बड़े भी तारे हैं और इनसे छोटे भी तारे हैं। सिर्फ हमारा ही सौरमंडल पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। हम उन्हीं चीजों को देखते हैं जो हमें वास्तव में दिखाई देती है। लेकिन अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ब्लैंक एरिया होता है जिस पर हमारी नजर नहीं जाती। तो वहां पर अगर आप हम दूरबीनों से आज देख सकते हैं, पहले तो नहीं देख सकते थे लेकिन आज दूरबीनों से देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देखें तो ये सूर्य है और इसी के पास सभी ग्रह हैं। अब ग्रहों का भी वर्णन मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए ये एक छोटा सा ग्रह है जो सबसे नजदीक है सूर्य के, यही बुध ग्रह है। इसीलिए अगर आप लोग अपनी जन्म कुंडली लेकर के बैठे हैं, निकाली है आपने जन्म कुंडली, तो आप उस पर थोड़ा सा गौर करें कि सूर्य जहां पर भी मौजूद होंगे या तो बुध ग्रह उसी के पास होंगे या एक घर आगे और एक घर पीछे। इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकते। आप लोगों ने अगर अपनी जन्म कुंडली निकाली है तो जरूर उस पर एक बार नजर डालिए। एक घर आगे और एक घर पीछे, न इससे ज्यादा दूर न जाने का कारण यही है कि सूर्य के काफी नजदीक है ये। अब अगर हम इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये देखिए ये वाले ग्रह ये आ गए शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह की पोजीशन बुध से थोड़ी सी दूर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अपनी जन्म कुंडली में ही आप देख सकते हैं कि सूर्य जहां पर भी स्थित होंगे। जितेंद्र जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। जितेंद्र जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। म्यूट कर लीजिए सर, म्यूट कर लीजिए जितेंद्र जी। जिनका भी माइक खुला हुआ है प्लीज म्यूट कर लें। अब यहाँ पर आप इसको आगे बढ़ें और तो ये हमारी पृथ्वी है जहां पर हम रहते हैं और उसी के बगल में ये छोटा सा आपको चंद्रमा दिख रहे हैं जो मून की पोजीशन। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अपने पाथ पर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सब हम बचपन में ही साइंस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप इसको देखें तो ये एक मंगल ग्रह है जो कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर की कक्षा में भ्रमण करते हैं। ये गुरु ग्रह हैं जो मंगल के बाद इनकी प्लेसमेंट आती है और ये शनि ग्रह हैं जिनके पास एक अपना वलय है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो ग्रह बहुत बड़े ग्रह हैं जो शनि और गुरु ग्रह। इसके बाद की जो कक्षा आती है वो हमारे जो है नेपच्यून और प्लूटो और यूरेनस, ये तीन ग्रह जिनको आज हम और कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यूरेनस का ये प्लेसमेंट आता है। उसके बाद जो आपकी कक्षा दिख रही है वो नेपच्यून की कक्षा आती है। तो आप सभी इसे ध्यान से देखें और इसी तरीके से ये आपकी प्लेसमेंट है। इसमें आपका जो प्लूटो है वो शायद स्क्रीन में कवर नहीं हो रहा है। इसके बाद की जो प्लेसमेंट है वो प्लूटो की है। प्लूटो सबसे हमारे बाहरी ग्रह हैं। तो इनमें तीन प्लैनेट्स हम इन्हें आउटर प्लैनेट्स लेते हैं जो आज के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर आपने पीछे समय में देखा होगा तो हमने देखा था कि एक जो कोविड का समय आया था, तो कोविड के समय में हमने बहुत सी कैलकुलेशन की और उस कैलकुलेशन के बाद हमने देखा कि ये तीन प्लेनेट का रोल सबसे ज्यादा उस वक्त अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इस डायग्राम में आपको सर्किल में दिख रहे हैं लेकिन सर्किल में मूवमेंट नहीं होती, इनकी इलेप्टिकल होती है। वो हम आगे बताएंगे आपको। अब जन्म कुंडली में नक्षत्रा का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। जन्म कुंडली में जब नक्षत्रा की बात होगी तो उसमें नक्षत्रा की एक डिटेल हम डिस्क्रिप्शन देंगे आपको।
और नक्षत्रा के बारे में पूरा जोर रहेगा हमारा कि आप लोग इसे समझें। श्वेता जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, श्वेता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, पढ़ाई कर रही हैं ये, म्यूट कर लीजिए प्लीज श्वेता जी, थैंक यू। तो नक्षत्रा कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका रोल होता है, और नक्षत्रा को हम कैसे अपने जन्म कुंडली में देखते हैं और कैसे हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम नक्षत्रा को समझें तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपके लगन में वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि में किसी भी एक राशि में राशि 30 डिग्री की होती है और नक्षत्रा उसमें 2.25 नक्षत्र आते हैं, तो प्रत्येक नक्षत्रा 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो ये जो हम छोटे से छोटे पार्ट में जाएंगे तो उसमें यहाँ पर हमें नक्षत्रा का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम ग्रहों की स्थिति को समझेंगे तो ग्रह नक्षत्रा में कहाँ पर हैं, किस नक्षत्रा में हैं और उनके कौन से चरण में बैठे हैं, यहाँ तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन बहुत सीधा सा है, एक चार्ट के माध्यम से हम इसे आपको समझाएंगे, आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो इसी प्रकार से नक्षत्रा का जो इम्पोर्टेंट है, यानी अब सूर्य और बुध दोनों वृषभ राशि में हैं, किंतु वृषभ राशि में कोई किसी नक्षत्रा में होंगे, कोई किसी में। अब अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा, तो ये रोहिणी और मृगशिरा, कोई ग्रह रोहिणी में हो सकता है, कोई मृगशिरा में हो सकता है, तो दोनों के परिणाम भी भिन्न भिन्न आएंगे आपको। मरकरी यानी बुध ग्रह किसी तरह का रिजल्ट देगा, तो सूर्य ग्रह किसी और तरीके का। तो इसलिए नक्षत्रा का महत्व बहुत ज्यादा होता है। हम अपनी पूरी डिटेल्स में अपने जो पूरी जो कोर्स हैं उसमें नक्षत्रा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो इसलिए नक्षत्रा को इम्पोर्टेंट जो है उसकी इम्पोर्टेंस को हम आगे और समझते जाएंगे। अब यहाँ पर एक जन्म कुंडली का निर्माण हो गया और आपने देखा कि किसी भी जो ब्रह्मांड में घूमते हुए ग्रह हैं उनको हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं और कैसे हम एक जन्म कुंडली यहाँ पर लेकर के आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अब हमारी जन्म कुंडली बन गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम एक प्रेडिक्शन देते हैं, हाउ टू क्रिएट जन्म कुंडली। सर जन्म कुंडली कैसे बनाएंगे ये बता दीजिए पहले। देखिए मैंने आप सभी को बताया, मैं एक बार फिर से पीछे लेके चल रहा हूँ कि जन्म कुंडली एक ये गणित का पार्ट होता है। इस आप जो है वीडियो को अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी ग्रह जहां मूवमेंट कर रहे हैं वो किसी नक्षत्रा में मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं किसी नक्षत्रा के किसी चरण में बैठे हुए। तो हम जब अपनी ये जन्म कुंडली बनाते हैं तो यहाँ पर भी हम उसी का, हमारी इसमें भी हम 360 डिग्री ही कंसीडर करते हैं और यहाँ पर हम 360 डिग्री में प्रत्येक जो राशि होती है उसके नक्षत्रा के भी डिटेलिंग करते हैं। तो एक राशि में कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में ग्रह बैठा है हम इसे वहीं पर लिखते हैं। अब ये हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले आप एक एक स्टेप बढ़े, फिर उसके बाद हम दोबारा इसको जब हम कंस्ट्रक्ट कराएंगे तो इसमें हम गणित का कुछ सवाल भी है, कुछ चीजें हैं जो आपको जो है जानना जरूरी है, उसको भी बताएंगे, तो आप यहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप हॉरोस्कोप जो है आप कितने तरीके की होती है मैंने पहले ही बताया, उसको बनाने का तरीका भी बताया। ग्रहों और घरों की जो डिग्रियां हैं, अब यहाँ पर डिग्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कोई भी ग्रह है तो उसका अपना एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, और जो हाउस है उसका भी अपना एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। ये दोनों को मिलाया जाता है और जब ये दोनों मिलेंगे तो उसी प्लेसमेंट में ग्रहों को रखा जाएगा। 12 राशियां होती हैं, उनका भी महत्व होता है, तो उनका क्या महत्व है, ग्रहों का एक दूसरे से संबंध क्या है, तो ये सब भी तो आप पढ़ेंगे ना। तो उसके बाद आपको ये धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, अब ग्रहों का एक दूसरे से संबंध क्या है, अब संबंध जानना क्यों जरूरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक व्यक्ति है जो गन लेकर के खड़ा है, दूसरा व्यक्ति है जो आपका डरा हुआ है। तो यहाँ पर आप इस दोनों व्यक्तियों में आप संबंध देख सकते हैं कि अगर कोई एग्रेसिव प्लेनेट किसी जो सबमिसिव प्लेनेट है उसको जो है इफेक्ट किस तरीके से डाल रहा है, क्या ये वास्तव में अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकता है। आप देखें तो शायद नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप दूसरे ग्रह को देखें तो ये ग्रह आप एक स्वागत करते हुए स्थिति में है, तो दूसरा ग्रह का बिल्कुल कंफर्ट फील कर रहा है।
तो एक दूसरे का जो प्लेनेटरी जो रिलेशनशिप है उसको भी जानना जरूरी है, वो हम आगे जरूर जानेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो ये हम एस्ट्रोनॉमी में जो हमारी गणित का पार्ट है जिसमें हम कैलकुलेशन की बात कर रहे थे अभी, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें और पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम जो हमने देखा आपको, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, तो हमने प्लेनेट्स के विषय में आपसे बोला था कि कितने ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर आपके 9 ग्रह जो हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में कंसीडर करते हैं, लेकिन आज के समय में ये 3 आउटर प्लैनेट्स, इन्हें भी कंसीडर किया जाता है। बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये हमारे जो परिणाम देने के समय में। तो हमारे जो इनर प्लैनेट्स हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए, और हमारे 3 आउटर प्लैनेट्स हो गए। तो टोटल हमारे 10 प्लैनेट्स और 2 पॉइंट्स, यानी जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, राहु केतु, वो हम पढ़ेंगे। अर्थ पोल और जोडियक ये हमने देखा ही है, अर्थ पोल के बारे में भी जानेंगे, क्यों हमारा जो अर्थ है वो एक तरफ झुकी हुई है उसको भी समझेंगे, और हमारा जो समर एंड विंटर सॉलिस्टिक है इसको हम क्यों इतना महत्वपूर्ण रोल इसको बताते हैं, और इसमें जो टोटल है डे नाइट का क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा एनामचा क्या होता है, नरियन और साइना जो सिस्टम है वो हमारा कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, हमारे जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इनको हम जब ज्योतिष में लेकर के आएंगे और तब हम इनको समझेंगे। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि किसी भी जन्म कुंडली को जब हम बनाते हैं तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको जो है हम क्यों हम लिखते हैं कि इंडिया का जो +530 ये क्यों लिखते हैं, तो हमने कहाँ से इसको कंसीडर किया है और कहाँ से हम इसको 0 पॉइंट लेते हैं, तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। और जो एसेंडेंट की इम्पोर्टेंट है, तो अगर उसकी बात करें तो एसेंडेंट ही हमारा जो पर्सनालिटी है वो डिनोट करता है, और लग्न ही हमारा जो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम लग्न से ही देखते हैं। तो एसेंडेंट की अपनी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उसको हम जब लग्न के विषय में यानी हम पहला भाव पढ़ेंगे तो हम उसके जब सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तो फिर हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारा जो बी पार्ट है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ आता है सी पार्ट, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि आप किसी भी जीवन के जो विषय हैं उन पर आप प्रेडिक्शन कैसे देते हैं। तो अगर प्रेडिक्शन देना हो तो फिर अब आपको लाइफ इवेंट पे आना पड़ेगा। तो हमारा जो सी पार्ट है वो शुरू होगा और लाइफ के हम इवेंट की बात करेंगे कि हम अपने जीवन के जितने भी सवाल हैं, वो चाहे शादी से जुड़ा हुआ हो, चाहे जो है हमारा करियर से जुड़ा हुआ हो, चाहे हमारा किसी भी सवाल का जवाब हो, तो उसको हम यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ तक का सफ़र कैसा लगा, आप सबसे मैं ये जानना चाहूँगा। अगर आप लोग अनम्यूट करके बोलना चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब में भी अगर कमेंट करके बताना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं कि उनको अभी तक का सफ़र कैसा लगा। जी बताएं। मैं बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताया है, और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी अगला कार्यक्रम देंगे वो भी अच्छा ही होगा। जी धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हेलो। हाँ बताएं जी। आज बहुत बढ़िया बताया आपने बेसिक से, लेकिन मुझे एक चीज का डाउट है इस चीज में। जैसे हम राशि बनाते हैं, हाँ इसमें एक तो लगन राशि रहती है, एक चंद्र राशि रहती है जी। अब जो प्रिडिक्शन वगैरह जैसे आपने बताया कि इसमें ये है इसमें ये है, तो लगन राशि में रहती है, चंद्र राशि में रहती है, या नवमांश राशि में रहती है? नहीं, इसमें देखिए कुछ लोगों ने ना इसको बहुत ज्यादा घुमा करके जलेबी की तरह उलझा दिया है। आपको तभी पूछा। हाँ, आपको लगन राशि देखनी है, फिर आपके सवाल दूसरे हो गए तो आपको कहेंगे चंद्र राशि देखनी है, फिर आपके सवाल दूसरे हो गए तो फिर आपको जो है फिर उसके बाद जो है आपको बोलेंगे कि
अरे नवमांश में तो आपने देखा ही नहीं है, फिर आपने नवमांश में देख लिया तो कहेंगे अरे द्वादशांश में क्यों नहीं देखा, फिर 64वां दृष्टांत क्यों नहीं देखा, 23वां दृष्टांत क्यों नहीं देखा, बहुत सी चीजें हैं। तो आपके जितने भी डी चार्ट हैं उसमें सब में घुमाते जाएंगे और आप जो है उनकी सिर्फ सेवा करते जाइए। तो इस तरह से फिर रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप किसी एक जो है अपने जो धारणा है उसको बनाएंगे और उस धारणा के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। तो सर वही तो पूछा मैंने, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना आप देखिए वक्त का जो होता है ना, वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है, वक्त का इंतजार करिए, धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि धीरे धीरे देखिए आगे होता है क्या। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि जो चंद्र राशि होती है उसका अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और जो एक लग्न राशि होती है उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप जीवन में हो रही घटनाओं को देखेंगे तो दोनों ही राशियां महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। चंद्र राशि सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति पर ही प्रभाव डालती है, लेकिन वास्तविक दुनिया में आपके साथ घटना होने वाली क्या वाली है, इसको देखने के लिए हमें लग्न राशि ही देखना पड़ेगा। अगर हम लग्न राशि को कंसीडर नहीं करेंगे तो चंद्र राशि हमारे साथ होने वाली किसी भी घटना के बारे में नहीं बताती। इसी तरीके से हमारी सूर्य राशि है, वो भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने जो है आप वेस्टर्न साइड जाएंगे तो वहां चंद्र राशि को कम महत्वपूर्ण समझा जाता है, सूर्य राशि को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। हाँ सर। क्योंकि जो सन साइन है उसी के आधार पे उनका जो प्रेडिक्शन होता है, जो मंथली प्रेडिक्शन निकलता है वो भी होता है, लेकिन एक जनरल प्रेडिक्शन होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आप कंसीडर करेंगे वो सिर्फ लग्न को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको अब लाइफ के इवेंट में हम बढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ लाइफ के इवेंट में बढ़ेंगे तो हमारे लिए लग्न ही सबसे महत्वपूर्ण होगा और लग्न को ही आपको देखना है। अब इसे देखना कैसे है और इसे समझना कैसे है, तो हम जब इसकी क्लासेस आगे करते जाएंगे तो हम इसे समझते जाएंगे। ठीक है, तो अब हो गया क्लियर ये चीज। हाँ ठीक है। अब ठीक है, आप लोगों ने कुछ यूट्यूब में शोर के लिए बोला था कि बहुत ज्यादा शोर है, मुझे लगता है अब शायद शांत हो गया है वातावरण। हाँ, मैं पंखे में बैठा था, मैंने पंखा बंद कर दिया है तो इसलिए जो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको आगे लेकर के चलता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो हमारा मैरिज से जुड़ा हुआ चैप्टर होगा। तो यहाँ पर हम मैरिज के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। अब मैरिज किसी व्यक्ति की जल्दी होती है, किसी की देर होती है, किसी की होती नहीं है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि क्या प्रॉमिस है जन्म कुंडली में या नहीं। अगर प्रॉमिस ही नहीं होगा तो जन्म कुंडली में शादी का योग ही नहीं होगा, तो शादी के लिए हम टाइमिंग और उसके प्रेडिक्शन क्या देंगे। तो सबसे पहले हमें योग देखना है, उसके बाद हमें देखना है कि मैरिज का जो टाइमिंग है वो कब है। मैरिज की टाइमिंग देख ली, भाई शादी हो गई, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या डिवोर्स का चांस बनता है क्या इनके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई हमने अपनी लड़की या लड़के की शादी कर दी और उसके कुंडले में तो डिवोर्स का चांस है। तो हम इसको तीसरे पॉइंट पे कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या ये व्यक्ति की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इसके लव अफेयर्स हैं, मल्टीपल अफेयर्स हैं या सिंगल अफेयर्स हैं। तो इन सभी चीजों को आप कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर अगर देखें तो आपके जो शादी होगी वो किसी संपन्न परिवार में होगी। ये हमारा छठा पॉइंट होगा कि क्या संपन्न परिवार में होगी या किसी बहुत छोटे से परिवार में होगी। शादी में हम खर्च करेंगे या फिर हमारे जो ससुराल हो रही है वहां से खर्च होगा। तो इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। और मैरिड लाइफ उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, देखिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबके साथ लगी होती है, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। नमस्कार अंजलि जी, नमस्कार।
तो यहाँ पर हम बड़ी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि क्या मैरिड लाइफ आपकी स्मूथ चलेगी या नहीं चलेगी। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्या ऐसा तो नहीं कि भाई हमने अपने बच्चे की शादी तो कर दी लेकिन उसके बाद उसकी कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, इसके लिए आगे जब हम रेमेडी का सेक्शन करेंगे तो वहां पर हम इन सब चीजों को समझेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे हाथ में है, क्या नहीं। हम कुछ चीजों को बदलाव जरूर कर सकते हैं लेकिन सभी चीजें नहीं परिवर्तित कर सकते। तो हम रेमेडी के सेक्शन में जब जाएंगे तो हम इन चीजों को जरूर समझेंगे। तो मैच मेकिंग में हमें इन 8 पॉइंट को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और विवाह का जब हम जो है कुंडली देखेंगे विवाह के लिए, तो ये 8 पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे और इन सभी पॉइंट्स पर हम कुंडली को डिस्कस करेंगे। आपके पास अपनी जो कुंडली है उसको आप लगाएंगे, फिर वास्तव में देखेंगे कि जितनी बातें बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, वो कितना आपके ऊपर सटीक बैठ रही है। दूसरा हमारा जो चैप्टर होगा वो करियर का होगा। अब करियर में हम कैसे जो है किसी एक अच्छे प्रोफेशन की तलाश कर सकते हैं, कैसे हम प्रोफेशनली स्ट्रांग हो सकते हैं, और एक सुइटेबल जो करियर है वो कैसे मिलेगा, जॉब करें या बिजनेस करें, हमें कहाँ पे संतुष्टि मिलेगी और हम कहाँ पर अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे करियर का फाइनेंशियल जो प्रोस्पेक्ट्स होगा वो कैसा होगा, हमारे जो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है, अगर हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो हमारा जो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है वो कितना होना चाहिए, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने कोई अपनी इंडस्ट्री बना रखी है तो क्या ऐसा तो नहीं कि कोई हमें हमारी इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लेगा या हमें कोई इंडस्ट्री टेक ओवर करने का मौका मिलेगा। कहाँ पे हमारे उतार, कहाँ पे हमारे चढ़ाव हैं और इन्हें कैसे देखेंगे। इनके कुछ रूल्स होते हैं और कुछ उन रूल्स का हम पालन करेंगे। ऑब्स्टेकल इन करियर, ये कितना होगा हमें, क्या जीवन में हमें उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिलेगा या फिर हमारा स्टेबल करियर आगे आने वाले समय में होने वाला है। कौन सा ग्रह हमें किस तरह का रिजल्ट दे रहा है, हम इसको भी देखेंगे। अगर हम किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, भाई आपकी जॉब या तो लगने वाली है या आप एक जॉब में हैं और दूसरी जॉब में स्विच कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों ही स्थितियों में इंटरव्यू जरूर देना होगा। तो इंटरव्यू आप सक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको भी आपको देखना होगा। तो यहाँ पर आप इंटरव्यू भी आप जो है पास करेंगे या आपको इंटरव्यू में समस्या आएगी, इसको आप देख सकते हैं अपनी जन्म कुंडली में। चेंजेस आपके जो जॉब में या बिजनेस में जो होंगे उनमें आपको तरक्की मिलेगी या आपको थोड़े समय के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसको भी आप देखेंगे। ट्रांसफर और सस्पेंशन, इसको बहुत छोटा सा एक कॉम्बिनेशन है, जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपको दिखेगा कि ये ट्रांसफर होगा, सस्पेंशन होगा या समस्या आपको कहां से आ सकती है। बैंक करप्ट अगर यहाँ पर होने की स्थिति है तो आपको बिल्कुल लोन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी गाइडेंस भी एक एस्ट्रोलॉजर आपको देगा और वो कैसे देगा, उसके जो कॉम्बिनेशन है उसको बताया जाएगा और उस कॉम्बिनेशन को आप देख करके और बहुत आसान तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो करियर के जितने भी सवाल हैं आपके, मैंने यहाँ पे थोड़े से सवाल लिखे हैं, इसके अलावा भी आपके अपने सवाल हो सकते हैं। तो जब करियर का विषय चलेगा तो आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं और इसका जो है कुछ एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो आपके क्लास के समय में ही आप सवाल पूछेंगे और उसका जो है जवाब आपको मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ सवाल पूछें कोई फायदा उसका फिर मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप जो है एजुकेशन और आपका जो कोर्स सिलेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको सबसे ए पार्ट में दिखाया था कि एक बच्चा अगर कंफ्यूज है तो उस बच्चे का कंफ्यूजन आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका बेस्ट फील्ड कौन सा होगा, उसे कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना होगा, एजुकेशन में वो कितना राइज कर सकता है, कितना उसको जो है मार्क्स उसके कितने आ सकते हैं। तो हमारे को जब एजुकेशन के समय में जैसे ग्रहों की पोजीशन मिलती है, उनके जो एस्पेक्ट्स हैं, उनकी भी बात जो मैंने की अभी, उन सब का जो प्रभाव है, मिला जुला प्रभाव आप कैसे देखेंगे, इसको जब बताएंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं।
दीक्षा जी आपने लिखा है कोर्स कहाँ से बाई करें, तो आप थोड़ी देर और वेट कर लें, आप ये मेरा सेशन ख़त्म हो जाए फिर मैं आप सभी के सवालों के जवाब भी दे दूंगा। तो इसके ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि जो लोग YouTube में हैं मैं उनका जवाब भी देना चाहूँगा। ठीक है, तो इसमें अब अगर आपके बच्चे के पास कैपेसिटी है और वो स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है, कोई अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकता है, तो वो किस तरीके से हमें जो है उसे देखना है और कैसे उसके जो अवार्ड हैं, उसको प्राइज़ हैं, वो विन कर सकता है। तो वहाँ पर हमें अपने बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए और हमें बोलना चाहिए कि नहीं बेटा, तुम्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, ज़रूर बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने बच्चे को भी गाइडेंस दे सकते हैं और अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी गाइड कर सकते हैं। इंटरव्यू मैंने बताया ही अभी कि आपके करियर में भी कि इंटरव्यू के लिए बहुत आसानी से आप उसके कॉम्बिनेशन को देखेंगे और उसके बाद उसको जो टाइमिंग है वो आप निकाल सकते हैं। साइंस, आर्ट, कॉमर्स, यहाँ पर अगर कंफ्यूजन है तो वो आप डिसाइड कर ही सकते हैं कि भाई आपको क्या साइड जाना चाहिए। चाइल्ड बर्थ अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसमें है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के चार्ट की ज़रूरत होती है। अगर प्रॉब्लम किसी एक चार्ट में है तो हम उसी का ट्रीटमेंट करेंगे, जिस चार्ट में नहीं है उसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। चाइल्ड बर्थ में टाइमिंग क्या है उसकी कैलकुलेशन भी आपको जो है बताई जाएगी। और यहाँ पर अगर आपके नो चाइल्ड की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर वास्तव में अगर ईश्वर ने लिख ही दिया है कि आपको चाइल्ड नहीं होना है और उसकी रेमेडी भी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम यही गाइड करेंगे कि भाई आपको बच्चे को गोद ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके भाग्य में बच्चे का योग है और किसी एक चार्ट में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम IVF की भी सलाह दे सकते हैं कि बच्चे का IVF जो है उससे आप चाइल्ड बर्थ कर सकते हैं या फिर आप एडॉप्शन के ऑप्शन चुन सकते हैं। बेस्ट प्रेगनेंसी पीरियड क्या होगा, और अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो यहाँ पर एबॉर्शन या मिसकैरेज जैसी समस्या तो नहीं दिखती। अगर दिखती है तो यहाँ पर हम ये गाइड करेंगे कि आपको इस समय से इस समय तक का एक जो समय है उसे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इवेंट प्लानिंग टेक्निक क्या होती है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर लें तो प्रॉपर्टी और व्हीकल्स, जैसा मैंने सबसे पहले आपको शुरू में बताया था कि हमारे जो सुख का, पवन सिंह जी, अगर आप जो है प्रॉपर्टी और व्हीकल्स को देखें तो ये दोनों हमारे चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। तो यहाँ पे चतुर्थ भाव का सबसे महत्वपूर्ण रोल आ जाएगा। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बेचना चाहते हैं, तो इसके विषय में भी पढ़ेंगे। और टाइमिंग ऑफ परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको किस समय में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, किस समय आपका योग बन रहा है, किस समय आपका योग नहीं बन रहा है। अगर योग नहीं बन रहा है और आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ रेमेडीज करनी पड़ेगी, तभी आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी, आपको जो है लोन से मिलेगा प्रॉपर्टी या फिर आपको अपने अर्निंग से जो है प्रॉपर्टी लेंगे, इसके भी विषय में जो है बताया जा सकता है। और आप अपनी जन्म कुंडली से इसको भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और बिक नहीं रही है, तो यहाँ पर आपको जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी का जो कॉम्बिनेशन है वो वास्तव में बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे और बहुत आसानी से इसको आप देख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स या जो है आपका जो प्रॉपर्टी है वो इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके लेंगे, और ऐसा तो नहीं कहीं आपका पैसा फंस जाए, कोई डिफॉल्टर की प्रॉब्लम आ जाए, तो इस तरह की भी जो प्रॉब्लम्स है उसको देखेंगे आपकी जन्म कुंडली में। और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेंगे या डोमेस्टिक लेंगे, इस जैसा भी जो आपका सवाल होगा वो सभी सवाल को यहाँ पर लिया जाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जरूर लिख रखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपके सवाल हो सकते हैं, वो आगे हम जब फर्दर क्लास चल करते रहेंगे तो यहाँ पर हम क्लास में आपको सवाल जो है वो आप पूछेंगे, उसके आधार पर जो उसका जो जवाब होगा वो आपको दिया जाएगा। तो सभी सवालों को यहाँ पर लिखना थोड़ा संभव नहीं है। अब आप रेंटल इनकम करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो रेंटल इनकम करना चाहते हैं, तो क्या रेंटल इनकम के लिए उनकी जो कुंडली है वो गाइड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर रेंटल इनकम के लिए बहुत अच्छी कुंडली है तो उन्हें निश्चित तौर पर रेंटल इनकम करनी चाहिए,
और अगर वो रेंटल इनकम नहीं कर रहे हैं तो आप उससे गाइड कर सकते हैं कि भाई आपको रेंटल इनकम जरूर करनी चाहिए। प्रॉपर्टी आपने परचेज की लेकिन कहीं आपको प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं हो रहा है, कोई लॉस तो नहीं हो रहा है प्रॉपर्टी में, या प्रॉपर्टी का ही लॉस हो जाए, तो इस जैसी भी सिचुएशन हम जरूर देखेंगे अपनी जन्म कुंडली में। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद ली, शादी हो गई, बच्चे हो गए, भाई अब कोर्ट केस या लिटिगेशन जैसी समस्याओं को भी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी में लिटिगेशन होगा या मैरिज में होगा या लिटिगेशन होगा तो लीगल जो इश्यूज हैं वो हमें कितने देखने को मिलेंगे, हमारी जो स्कैंडल्स जो प्रॉपर्टी हैं, स्कैंडल्स प्रॉपर्टी, उसके विषय में भी हम इसको समझेंगे कि भाई आपको इस समय में अगर खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको समस्याओं से भरी हुई प्रॉपर्टी मिल सकती है, जहाँ पर आपको लिटिगेशन या कोर्ट केस भी झेलना पड़ सकता है। तो जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं वो कैसे आप जज करेंगे कि इस चार्ट में लीगल डिस्प्यूट्स हैं या नहीं है। आपको विनिंग सिचुएशन भी दिखाई देगी कि क्या कोर्ट इस समय हम डेट लगवा सकते हैं अगर, क्योंकि देखिए कोर्ट अपने हिसाब से केस में डेट लगाता है, लेकिन अगर आप जज से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारा इस समय में आप हमारा केस लगा दीजिए और वहां पर आपके जीतने के चांसेस हैं, तो जैसे ही उस दिन आपका कोर्ट केस की डेट आएगी तो यहाँ पर आपके फेवर में जज फैसला सुना सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक सिचुएशन बहुत अच्छी निकल करके आती है और आप सभी को इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। राधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफलाइन क्लास नहीं है इसकी, दीक्षा जी ऑफलाइन क्लास तो नहीं है लेकिन ऑनलाइन क्लास ही है, और अगर आप प्रयागराज में रहती हैं तो ऑफलाइन क्लास आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप प्रयागराज से हैं तो जरूर आप ऑफलाइन क्लास कर सकती हैं, अदरवाइज ये ऑनलाइन क्लास ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि आप घर बैठे किसी भी समय आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लास की टाइमिंग होगी आप किसी भी सिचुएशन में हो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लोग ट्रेवल करते हैं तो भी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन क्लास का इस वक्त ज़्यादा महत्व है। और समय चूंकि बदल गया है, मैंने 3 प्लैनेट्स की बात कही थी, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इनका जो प्रभाव है उसी के द्वारा आज हम ऑनलाइन पे इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं। ठीक है, तो आगे हम जब पढ़ेंगे तब इनका रियल वैल्यू आपको पता चलेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो इवेंट्स है ये आपके कोर्ट केस के यहाँ पर हम देख सकते हैं, और इवेंट प्लानिंग रेमेडीज, यानी आप रेमेडीज कैसे कर सकते हैं उसके विषय में भी आप इसको समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ट्रेवल करना चाह रहे हैं और बार बार आप रिजर्वेशन करा रहे हैं, रिजर्वेशन कराने के बाद भी आपको टिकट कैंसिल कराना पड़ रहा है, तो ऐसी क्या खास बात हो सकती है? तो निश्चित तौर पर आपकी जन्म कुंडली उस वक्त ट्रेवल करने की इजाजत नहीं देती। अब ये चीज कैसे देखेंगे कि ट्रेवल का समय है या नहीं? ट्रेवल कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हमारे यात्रा का योग है या नहीं, फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं, अब्रॉड जाने की इच्छा रखते हैं तो अब्रॉड जाने के लिए हमें बार बार प्रॉब्लम होती है, हम ट्रेवल ही नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हमें वीज़ा नहीं मिलता है, तो इस तरह की जो समस्या है उसको भी हम यहाँ पर जब देखेंगे तो बहुत छोटे से कॉम्बिनेशन से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको चार्ट में घूमने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप इस चार्ट को देखिए या इस चार्ट को देखिए या इस चार्ट को देखिए, बस आप अपना असेंडेंट देखिए, लग्ना देखिए, और उसके बाद आपको जो है सीधे देखना है कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं। मैंने नक्षत्रा की बात आप सभी से कही थी, नक्षत्रा में जब जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि नक्षत्रा फेयर जो अभी लगा था दिल्ली में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, जो हमारे जो ग्रह जहाँ पर बैठते हैं, जब हम उनको पढ़ेंगे तब आपको ये सभी चीजें कॉम्बिनेशन भी उसी के माध्यम से निकल करके आएंगी। और जब हम उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ट में घूमने की ज़रूरत नहीं है कि कभी ये देख लीजिए कभी ये देख लीजिए, हमारा एक फिक्स तरीका होगा, फिक्स रूल होंगे, आपको बस ऐसे ही चलना है। तो आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आपका योग बन गया और आप अब्रॉड चले गए। अब यहाँ पर अब्रॉड तो चले गए, लेकिन क्या वास्तव में वापस आने के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे अपने जो कंट्री है, अपने जो शहर है, अपनी मदरलैंड है? तो यहाँ पर हम उसे भी जब देखेंगे तो यहाँ पर बहुत छोटा सा एक कॉम्बिनेशन है जिसके मार्फत से आप देख सकते हैं कि भाई आप वापस आने के योग बन रहे हैं कि नहीं। क्योंकि भाई आपके बच्चे हैं, अगर जाएंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे कि भाई हमारा बच्चा दूर जा रहा है, अब वो हमसे मिलने आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ वापस आएगा कि नहीं, नहीं तो जॉब वहाँ पे कर रहा है, जॉब कर तो लिया उसने वहाँ पे, अब वो वापस ही नहीं आ रहा है।
तो इन सभी सिचुएशन को हम यहाँ पर आपकी अपनी जन्म कुंडली में ही लगा करके देखेंगे और दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से आपको देखना है। वीजा नहीं मिल रहा है तो वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिनायल हो जाएगा या एक्सेप्ट होगा, तो इसको भी आप यहाँ पर जो है देखेंगे। और आपके ट्रैवल का पर्पस क्या होगा उसे भी आप अपने जो ग्रह हैं उनके माध्यम से ही आप इसे देख सकते हैं। सर सिर्फ प्रयागराज में ही अवेलेबल है, वाराणसी में नहीं। ऑफलाइन क्लास के लिए आपको प्रयागराज हमारे घर पे ही आना पड़ेगा, यही हमारा जो है सब कुछ है, ऑफिस है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन आप कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास जैसे अभी आप कर रहे हैं वैसे आगे भी कर सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पे हैं मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा और अपनी टीम से कहूँगा कि अगर लिंक शेयर कर दें तो वो भी हमारे व्हाट्सएप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने टीम से कहूँगा कि वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दें जिसमें आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकें, ठीक है। टाइमिंग ऑफ डिसीज, यहाँ पर हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, तो प्रेडिक्टिव पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्या किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकती है। तो क्या वास्तव में वो एक फिक्स समस्या है, यानी हमारी पहले डिजीज हुई, फिर क्रॉनिक डिजीज हो गई और फिर उसके बाद हमें एक बड़ी समस्या हो गई, या फिर हमें अचानक से कोई समस्या देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप इस चीज को जरूर समझें कि अगर आपकी टाइमिंग जो है डिजीज की है तो आप बिल्कुल भी लापरवाही न करें। मैं अपनी वीडियोस में भी इसी तरीके के गाइडेंस देता रहता हूं कि अगर आपके स्वास्थ्य की समस्या दिखाई दे रही है तो आप लापरवाही उस वक्त बिल्कुल न करें। एक तरीका ये होता है बचने का, दूसरा तरीका होता है कि जौन से ग्रह हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस ग्रह से हमें नुकसान पहुंचना है उस ग्रह की हम रेमेडी कर लें। तो यहाँ हम इस तरह से इसका जो है रेमेडी में भी आप इसका जो है अपने डिजीज को कम कर सकते हैं। सर्जरीज आपको दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है, आपके जो टाइप ऑफ डिसीज है वो डायग्नोस्टिक है या फिर आपकी डायग्नोज होने वाली ही नहीं है, यानी वो ऐसा तो नहीं कि कैंसर का रूप ले रही है। तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है और कब बनती है इसके विषय में भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब आपका जो वर्स्ट पीरियड है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कब आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप इसको भी ध्यान जरूर रखें। क्योंकि अगर आपका वर्स्ट पीरियड चल रहा होगा तो उस वक्त आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जरूर सचेत होना चाहिए। आपके अपने प्रियजन हैं, उनका कोई एक्सीडेंट तो नहीं दिख रहा है। अगर कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो कौन से ग्रह उसको एक्टिवेट करेंगे, उस ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए और सावधानी भी साथ में बरतनी चाहिए। इम्यूनिटी लेवल क्या है, आज के समय में लोगों का खान पान सही ना होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी लेवल गिरती जा रही है। अब यहाँ पर आप देखें तो किसी एक कमरे में बैठे कोई व्यक्ति हैं, 10 लोग हैं और वहाँ पर कोई एक व्यक्ति छींकता है तो सभी को प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी खराब होती है प्रॉब्लम उसी को फेस करनी पड़ती है। तो आपका जन्म कुंडली क्या वास्तव में आपकी इम्यूनिटी लो दिखा रही है? अगर लो दिखा रही है तो निश्चित तौर पर आपको हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी आपको नुकसान पहुंचाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से लड़ पाने की क्षमता आपकी खत्म होती रहेगी और आप समस्याओं से घिरते रहेंगे। ये तो हो गई मेडिकल में जो चीजें पकड़ में आ जाती हैं जिनका इलाज है, लेकिन एक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें डिप्रेशन, फियर, एंगर, ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जिसका मेडिकल में कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। उसको आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में कि ये डिप्रेसिव पर्सनालिटी का व्यक्ति है, ये एग्रेसिव पर्सनालिटी का व्यक्ति है, इसको किसी तरह का फियर है, तो वहां पर जब आप उसको पकड़ेंगे तब आप उसका सही ट्रीटमेंट बताएंगे। और जब वो अपनी जन्म कुंडली से ही इस बातों को समझ करके और ठीक होगा, उसकी छोटी छोटी रेमेडीज करके ठीक होगा, तब उसको एक जो कहते हैं कि आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेगा।
यहाँ पर हेल्थ का पैरामीटर क्या है जो जीवन में हमारे प्रभावित करता है, इसे जानेंगे और समझेंगे तो आप ऐसी जटिल बीमारियों का भी रास्ता खोज निकालेंगे और लोगों को बताएंगे, अपने क्लाइंट्स को बताएंगे जो वास्तव में प्रभावित करते हैं, जो वास्तव में काम करते हैं। बीमारी के समय में ही हम इस जो टॉपिक है लॉन्जेविटी का उसको यूज करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या वास्तव में सर मैं ग्रुप में ऐड हूँ। थैंक यू। तो आप ग्रुप में, दीक्षा जी आप ग्रुप में ऐड हैं और आप ग्रुप में ऐड होकर के आप चाहें तो उसमें जूम का लिंक पड़ा हुआ है, आप जूम से भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लॉन्जिविटी के लिए मैं एज कैलकुलेशन की बात करूँ तो कैलकुलेशन ऑफ लॉन्जिविटी यानी बाधक और मारक जो ग्रह होते हैं उनका रोल क्या है उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइमिंग, यानी जो टाइमिंग है यानी डेथ का समय की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बन करके आते हैं इनको भी पढ़ेंगे। आपकी उम्र लंबी है, छोटी है या मीडियम है, हम इसके विषय में भी कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आपको जो व्हाइट बोर्ड है हमारा इसमें हम कैलकुलेशन बताएंगे या फिर आपके जो है इसके अलावा भी जो सवाल है लॉन्जिविटी से लेकर के उसको हम कंसीडर करेंगे। डेथ का रीज़न क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है या क्या कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको देखने चाहिए उसको बताएंगे। आपका जीवन बहुत आसानी से कटेगा या आपको ऑब्स्टेकल फेस करनी पड़ेगी जीवन भर या कितने दिनों के लिए। समस्या कितनी भी कठिन हो वो कभी स्थिर नहीं होती, न खुशी स्थिर होती है न दुख स्थिर होता है, हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। और इसीलिए हर दुख के बाद जब खुशी मिलती है तो उसका जो आनंद होता है वो बढ़ जाता है। इन सभी जो मैंने अभी तक पॉइंट्स बताए हैं जीवन के, इसके अलावा भी कुछ एक दो पॉइंट्स हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, वो आगे आप लोगों की जैसी इच्छा होगी तो वो हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को पिन पॉइंट करने के लिए हमें ट्रांजिट यानी गोचर का सहारा लेना पड़ता है और गोचर को हमें किस प्रकार से देखना चाहिए उसके कुछ रूल्स होते हैं, यानी जैसे रूल्स जो होंगे हमारे ट्रांजिट के उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे इसका जो है एक अलग क्लास होगी और इसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे कि ट्रांजिट और उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ट्रांजिट को हम कैसे किसी भी कुंडली में लगाते हैं और उससे एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकालते हैं। जो टाइमिंग है इवेंट की टाइमिंग वो किस प्रकार से हम देख सकते हैं, तो टाइमिंग ऑफ इवेंट भी आप देख सकते हैं और जो ट्रांजिट का जो प्रभाव है वो भी हम देखेंगे। तो जब हम पूरी क्लास करेंगे ट्रांजिट की तो यहाँ पर हम ट्रांजिट से जुड़े हुए सभी जो टॉपिक्स हैं वो कंसीडर करेंगे। आपके स्लो मूविंग प्लैनेट कितना प्रभाव डालते हैं और आपके जो फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं वो कितना प्रभावित करते हैं ट्रांजिट में, इन सभी को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और ये पूरी क्लास चलेगी ट्रांजिट की। आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा कि किस तरीके से आप ट्रांजिट अपनी जन्म कुंडली में लगा सकते हैं। यहाँ तक का सफ़र आप सभी को कैसा लगा, तो फिर थोड़ा सा रिएक्शन आप बताएं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आप चैट बॉक्स में मान कीजिए कितना, पवन जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए कितने परसेंट आपका सवाल है कि कितने परसेंट एक मैच करती है प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन तो 100% मैच करती है। इसको देखने का तरीका अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। जो जितनी नॉलेज रखता है वो उतने ही नॉलेज के आधार पर अपनी प्रेडिक्शंस देता है। कोई भी आपको गलत नॉलेज के आधार पर गलत प्रेडिक्शन दे सकता है, लेकिन अगर नॉलेज सही ली है तो सही प्रेडिक्शन देगा। अगर आप नवांश कुंडली में, द्वादश में और D6 में इसी तरह से अगर आप सारे चार्ट में घूमेंगे तो प्रेडिक्शन आप नहीं निकाल पाएंगे। प्रेडिक्शन निकालने के लिए
आपको पता सब चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आपको फिक्स रूल होने चाहिए। उसी फिक्स रूल पर हम काम करेंगे और उसी के आधार पर हम प्रेडिक्शन निकालेंगे, तभी आपकी 100% जो प्रेडिक्शन है वो निकल करके आएगी। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा अविनाश जी, बहुत बढ़िया। पवन सिंह जी, पवन जी, मेरे एक्चुअली कुछ मैच करता नहीं। आपका किस चीज़ से मैच नहीं करता? 2 टाइम पीएचडी होल्डर और डिग्री वाले लोगों से भी मैं मिला। सर मैं आपकी बात समझा नहीं। एग्जैक्टली कुछ नहीं बताते आप। पवन जी, आप किस वे में पूछना चाह रहे हैं? आपके लाइफ इवेंट नहीं बता पाते, आपके नेचर के विषय में नहीं बता पाते, या आपके जो काम करने का तरीका है उसके विषय में नहीं बता पाते? ये बोल रहे हैं कि इनका कुछ मैच नहीं कर रहा है, जो भी दिखा रहे किसी भी चीज पे लेके। मैच नहीं कर रहा है, मैं समझ नहीं पाया। नेचर भी मैच नहीं कर रहा है, प्रिडिक्शन भी मैच नहीं कर रही है, पीएचडी वालों से दिखाया इन्होंने। अच्छा, इनका क्या मतलब ये है? ठीक है ठीक है। अब मैं कर रही है तो कैसे करती है? मेरी आज तक नहीं है। देखिए, नेचर जहां तक रही नेचर की बात, 100% मैच करती है, ठीक है। उसमें थोड़ा भी अगर कोई जानकार व्यक्ति होगा, देखिए पीएचडी होल्डर को जब ज़्यादा नॉलेज हो जाती है तो हो सकता है कि कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, या फिर आपका टाइम जो बर्थ टाइम है वो गलत होगा। तो किस तरीके से आपको कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, ये आपका जैसे क्लास में आप अपनी कुंडली को दिखाएंगे ना, जब हम मैरिज की बात करेंगे आपकी मैरिज का देख लेंगे, फिर जब करियर की बात करेंगे तो करियर देख लेंगे। आपका अगर जो टाइम का फ़र्क होगा तो उसको भी बीटीआर का भी हमारी एक क्लास चलेगी जो मैं अभी आपको बताने वाला था। इसमें हम टाइम को जो करेक्शन है वो भी करेंगे, ठीक है। लव पटेल जी, DOBR टाइम ऑफ बर्थ मी डिफरेंट। तो हम आगे बीटीआर की बात कर तो रहे हैं ना, बीटीआर करेंगे अब। ठीक है, आपकी माता जी जो बता रही हैं हम उसी टाइम को कंसीडर करेंगे, और उसी टाइम के आधार पे देखिए थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो बीटीआर करने का जो मैं बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा, आप उसे मैनुअली भी करेंगे, और उसे जो मैनुअली भी आप सीखेंगे और जो सिस्टम पे होता है उसको भी सीखेंगे। तो जब दोनों के तरीके से बीटीआर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर थोड़ा सा टाइम फर्क है, आपको ये पता होना चाहिए कि बर्थ सुबह का है, दोपहर का है, शाम का है। अगर इतना भी पता है तो भी आप बीटीआर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 3-3 घंटे आगे पीछे लोगों का जो है बीटीआर किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। आप सभी का रिएक्शन जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अभी तक कितना इंटरेस्ट लिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और अपने YouTube चैनल पर भी जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं उन सभी का भी शुक्रगुजार करता हूँ। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि भाई आगे और क्या हमें स्टडी करना है। यहाँ पर ट्रांजिट हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे आता है कि अगर किसी सवाल का जवाब आपको देना है और आपके पास डेट नहीं है, टाइम नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे जिसको हुरारी चार्ट के नाम से जानते हैं, जिसको कृष्णा कुंडली भी कहते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा कुंडली कैसे बनाते हैं इसके विषय में